वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग डायोड और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे पैरेलल क्लीपर के थ्रू हम एक डायोड को अगर यूज़ करें तो कैसे वो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज पर क्लीप होके पहुंचती है। अभी हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नेट और गेट के एग्ज़ाम्स में जो डायोड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से रिवाइज करेंगे कि कैसे हमारा पैरेलल क्लीपर काम करता है और आगे आज हम सीरीज़ क्लीपर की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक जेनर डायोड है जिसको इनपुट वोल्टेज 500 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू पास की गई है। इनपुट वोल्टेज एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट तक जा रहा है। आपसे कहा गया है कि जो जेनर है वो वी अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो उसको आगे जाने नहीं देता, उसको रोक लेता है, क्योंकि इसका मतलब जो जेनर का रेगुलेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। तो इट मीन्स अगर हमारी वोल्टेज 5 वोल्ट से कम रहेगी तो जेनर उस आउटपुट वोल्टेज को उस लोड रेजिस्टेंस तक जाने देगा, तो हमें जो जेनर में करंट मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी वोल्टेज 5 से ज़्यादा है तो वो पूरी की पूरी जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो जेनर के थ्रू पास करने लगेगी और हमें जेनर में करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि अगर हम एक ट्रायंगुलर वेव जिसका 10 एम्पलीट्यूड है वो एक 5 वोल्ट जेनर के अक्रॉस लगाएं तो उसे हमें जेनर करंट का वेव फॉर्म किस तरीके से मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारी वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो जेनर से करंट पास करेगा, अगर वो 5 से कम है तो जेनर के थ्रू कोई भी करंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा सिंपली ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें जब वो टाइम 0 से 1 तक रहता है तो वोल्टेज 5 से कम है तो जेनर करंट 0 हो जाएगा, और जैसे ही 1 से 3 के बीच में रहेगा तो वोल्टेज 5 से ज़्यादा है तो जेनर करंट हमारा आगे बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे। और फिर से जैसे ही 3 सेकेंड्स के बाद जो इनपुट वोल्टेज 5 से कम होगी तो फिर से जेनर करंट 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, ये गेट 2007 में आया था। इसमें भी सेम ट्रायंगुलर फॉर्म एक इस सर्किट के थ्रू, डायोड सर्किट के थ्रू पास की गई है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि इस तरीके के सर्किट को हम पैरेलल क्लिपर सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है जिसका एम्पलीट्यूड 12 वोल्ट तक जा रहा है। इस डायोड के अक्रॉस ऑलरेडी एक वोल्टेज VR लगा रखी है जिसका वोल्टेज है 3 वोल्ट। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था संट क्लिपर के बारे में। तो संट क्लिपर में अगर हम देखें तो एक डायोड D है जिसके अक्रॉस एक वोल्टेज VR लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस R के थ्रू हम इनपुट वोल्टेज VI अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम आउटपुट वोल्टेज देखना चाहें तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज इस VR वोल्टेज से ज़्यादा हो, और दूसरा केस अगर हमारी इनपुट वोल्टेज इस VR वोल्टेज से कम हो। तो अगर इनपुट वोल्टेज VR से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा जो डायोड का P जंक्शन है उस पर ज़्यादा वोल्टेज होगा, और इसका मतलब और जो उसका N जंक्शन है उस पर कम वोल्टेज होगा। तो बेसिकली हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइज का मतलब हम डायोड को सिंपली एक शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। और जैसे ही डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आउटपुट पे वोल्टेज है वही एग्जैक्टली VR के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन VI इज मोर देन VR, मतलब इनपुट वोल्टेज अगर VR से ज़्यादा है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें सिंपली VR मिल जाएगा। सेकेंड केस आप देख सकते हैं, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज VR से कम हो तो इसका मतलब हमारा डायोड का P जंक्शन N जंक्शन से कम वोल्टेज पर है, तो डायोड को हम रिवर्स बाइस्ड बोल सकते हैं। और रिवर्स बाइस्ड का मतलब हमारा डायोड एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया है, तो आउटपुट वोल्टेज में जो VR है वो डिसकनेक्टेड है, तो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्टली इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। तो ये दो केस जिसमें VI अगर लेस देन VR है तो आउटपुट वोल्टेज VI मतलब इनपुट वोल्टेज के बराबर आती है, और अगर हमारा इनपुट वोल्टेज VR से ज़्यादा है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो VR के बराबर आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हो सकती थी, अगर हम इस डायोड की
पोलरिटी को रिवर्स कर दें या फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट कर दें, जैसा कि इस डायग्राम में कनेक्ट किया गया है। ये तो उसी का रिपीटिशन है। इसमें क्या है कि अगर हमारी इनपुट वोल्टेज एक साइन वेव है और वी आर जो इस डॉटेड लाइन आपको दिख रही है उस तरीके से है, तो जैसे ही हमारी इनपुट वोल्टेज वी आर से ऊपर जाएगी तो हमारा आउटपुट क्लिप हो जाएगा, वो एग्जैक्टली वी आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी इनपुट वोल्टेज वी आर से कम है तो हमारा साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म है वो उसी को फॉलो करेगा। तो जो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज आपको दिखेगी वो जो नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है इस तरीके से आएगी। मैं जो कह रहा था कि अगर हम डायोड की पोलरिटी को रिवर्स कर दें, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, हमने क्या किया, पहले पी जंक्शन ऊपर की तरफ था, अब उसको हमने डाउनवर्ड कर दिया है और एन जंक्शन को ऊपर की तरफ किया है। सेम डायग्राम है, बस डायोड की पोलरिटीज को रिवर्स किया गया है। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ? पिछले वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो पी जंक्शन था उसकी तरफ हमारा वी आर वोल्टेज नहीं लगा हुआ था। इस केस में हमारा पी जंक्शन पर वी आर वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है और जो नेगेटिव या फिर जो एन टर्मिनल है वो हमारा इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अगर हमारा इस केस में वी आई वी आर से ज़्यादा हुआ, वी आई वी आर से ज़्यादा का मतलब एन पर हमने पी से ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया, तो हमारा डायोड अब रिवर्स वाइज्ड हो जाएगा और डायोड रिवर्स वाइज होने का मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी आई के बराबर मिलेगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर हम वी आई को वी आर से कम रखते हैं तब डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा और फॉरवर्ड वाइज का मतलब वो शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्टली वी आर के बराबर है। तो यहाँ पर जो केसेस हैं वो जस्ट रिवर्स हो गए हैं अगर डायोड की पोलरिटी को रिवर्स करते हैं। तो इसमें भी आप वेव फॉर्म देख सकते हैं। अगर हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो जब हमारा वी आर वी आई से ज़्यादा होगा तब तो वो हमें एग्जैक्टली कितना देगा, वी आर के बराबर देख सकते हैं आप नीचे वी आर के बराबर है। लेकिन अगर वी आर हमारा वी आई से कम है तब हमारा आउटपुट वोल्टेज इनपुट के बराबर आएगा और वो साइनोसॉइडल कर्व को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे एक शंट क्लिपर सर्किट काम करता है। अब हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उसको फिर से हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें 12 वोल्ट हम इनपुट पर अप्लाई कर रहे थे। अब इस 12 वोल्ट को अप्लाई करने से हमें आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा ये पूछा गया है। ये एग्जैक्टली नेगेटिव वाला जो अभी हम देख रहे थे, अगर हम डायोड की पोलरिटी को रिवर्स कर दें वैसा ही सर्किट है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर वी आई हमारा 3 वोल्ट से ज़्यादा हुआ, अगर हमारा वी आई 3 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो बेसिकली हमारा जो डायोड है वो रिवर्स वाइज्ड होगा। रिवर्स वाइज्ड का मतलब उसे हम ओपन सर्किट कहेंगे। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर आएगा 3 से ज़्यादा होने पर। लेकिन अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 3 से कम हुआ, 3 से कम, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप इस वेव फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इस लाइन को मान सकते हैं 3 वोल्ट। अब ये 3 वोल्ट है अगर, तो इससे ऊपर जो है उसका मतलब है कि वी आई हमारा 3 वोल्ट से ज़्यादा है। उसके नीचे अगर आप रहोगे तो इसका मतलब है कि जो वी आई है वो हमारा 3 वोल्ट से कम है। तो जब वी आई हमारा 3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो डायोड हमारा रिवर्स वाइज्ड हो जाएगा और हमें एग्जैक्टली इनपुट के बराबर आउटपुट मिलने लगेगा। लेकिन अगर वी आई हमारा 3 वोल्ट से कम है तो डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज है और हमें आउटपुट 3 वोल्ट मिलेगा। तो इस कंडीशन को हमारा ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉरवर्ड वाइज में अब हम उसे 3 लें या 2.3 लें ये हमें देखना पड़ेगा। ये तो हम समझ गए कि हमारा ऑप्शन बी या ऑप्शन सी आने वाला है, क्योंकि अगर हमारी वोल्टेज 3 से कम है, इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट से कम है तो हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज है और हमारा आउटपुट 3 वोल्ट के बराबर आएगा। लेकिन अगर वो 3 से ज़्यादा है तो डायोड हमारा रिवर्स वाइज्ड होगा और आउटपुट हमारा इनपुट के बराबर आ जाएगा। अब ये चेक करने के लिए कि वो 3 रहेगा या 2.3 रहेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि डायोड हमारा आइडियल डायोड है या सिलिकॉन डायोड है। अब क्योंकि इस डायग्राम में आपको दे रखा है कि एक सिलिकॉन डायोड है तो सिलिकॉन डायोड के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा वोल्टेज हमें ऐड करना पड़ता है।
0.7 वोल्ट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो जैसे ही हम इसमें एक्स्ट्रा 0.7 ऐड करेंगे तो जो हमारी कंडीशन 3 पर थी अब वो 3 की बजाय 2.3 पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये सिलिकॉन की बजाय आइडियल डायोड होता तो फिर ऑप्शन बी को हमें सही करना होता। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक जिनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो गेट 2009 में आया था। इससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो 15 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक वेरी कर रही है। मतलब उसकी वैल्यू मिनिमम 15 वोल्ट रह सकती है और मैक्सिमम 25 वोल्ट तक जा सकती है। और जो जिनर डायोड है उसकी जो रेगुलेटिंग वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। आपका RL आपको दे नहीं रखा है, वो फिक्स नहीं है, उसके हिसाब से ऑप्शंस वेरी किए गए हैं। कभी RL को 10 किलो ओम कर दिया है, कभी RL को 2 किलो ओम कर दिया है। तो जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम का है। आपसे पूछा गया है कि पहला ऑप्शन में पूछा है कि मैक्सिमम जिनर करंट कितना होगा अगर हम RL को 10 किलो ओम रखते हैं। दूसरे में पूछा है मैक्सिमम जिनर करंट IZ मिनिमम क्या होगा अगर हम RL को 10 किलो ओम रखते हैं। तीसरे में पूछा है कि Vin को अगर हम 20 वोल्ट रखें, जो कि 15 से 20-25 तक वेरी कर रहा है, अगर 20 वोल्ट रखते हैं तब हमारे IL इक्वल टू IZ होंगे अगर हमारा RL 2 किलो ओम है। तो इन ऑप्शंस को हम वन बाई वन कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम RL को 10 किलो ओम रखते हैं तो 10 किलो ओम RL रखेंगे। अब देख सकते हैं आप कि VZ और Vout तो बराबर है। तो जैसे ही हमारा RL 10 किलो ओम होगा तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट ऑलरेडी है। तो हमारा आउटपुट करंट या फिर लोड करंट जो IL है वो आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो हमें मिल गया लोड करंट हमारा 1 मिली एम्पियर है। अगर हम जनरल डायोड में से मैक्सिमम करंट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम करंट के लिए इनपुट वोल्टेज भी मैक्सिमम होना चाहिए। इनपुट की मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकती है? 25। तो 25 और जो नोड ए बी के बीच में जो वोल्टेज है वो जिनर के बराबर है, 10 वोल्ट है। तो हम बेसिकली आई करंट जो कि सोर्स रेजिस्टेंस से पास कर रहा है वो निकाल सकते हैं। 25 माइनस 10 बाई 1 किलो ओम। तो हमारा जो करंट आई है वो आ जाएगा 15 मिली एम्पियर। तो करंट जैसे ही हमारा 15 मिली एम्पियर आया तो जो नोड ए है वहाँ पर अगर हम KCL लगाएं तो हमें दिखेगा कि इधर से 15 मिली एम्पियर आ रहा था, इधर से 15 मिली एम्पियर आ रहा था और ये IL और VZ में डिवाइड हो गया। तो हमारा 15 मिली एम्पियर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। IL हमें पता है 1 मिली एम्पियर है। तो बेसिकली हमारा जो IZ मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब जिनर करंट व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम, तो हमारा जो जिनर करंट आएगा इस केस में वो आ जाएगा 15 माइनस 1 दैट इज 14 मिली एम्पियर। तो हमारा आंसर आएगा 14 मिली एम्पियर। लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है 15 मिली एम्पियर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑप्शन को कंसीडर करें तो अभी हमें चाहिए IZ मिनिमम। IZ मिनिमम का मतलब इनपुट वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए। इनपुट वोल्टेज मिनिमम कितना हो सकता है? 15 वोल्ट। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए अगर हम 15 वोल्ट लगाएं तो इस बार हमारा I आएगा 5 मिली एम्पियर और I 5 मिली एम्पियर तो IZ आ जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4 मिली एम्पियर। तो इस केस में जो हमारा जनरल करंट आएगा वो 4 मिली एम्पियर आएगा, ना कि 5। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ये हम समझ सकते हैं कि कैसे हुआ। अब हम जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम इनपुट वोल्टेज को 20 वोल्ट रखें, हमने फिक्स कर दिया 20 वोल्ट, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसे 2 किलो ओम रखते हैं, तब हमारा जो IL और IZ है वो दोनों बराबर आते हैं, ये ऑप्शन कहता है। तो आप देख सकते हैं Vin हमारा 20 वोल्ट है तो हमारा I जो है वो कितना आ जाएगा? Vin माइनस VZ बाई RS। तो वो आ जाएगा हमारे पास 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर और VZ और Vout ऑलरेडी हमारे पास 10 वोल्ट हैं। तो हम लोड रेजिस्टेंस के थ्रू लोड करंट कितना आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। IL दैट इज Vout बाई 2 किलो ओम। तो हमारा IL आएगा 5 मिली एम्पियर। I ऑलरेडी हमारे पास 10 मिली एम्पियर है, IZ हमारे पास IL हमारे पास 5 मिली एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब जो जनरल करंट आने वाला है वो कितना आएगा? वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो जो जनरल करंट है वो भी 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में दोनों ही सही हैं, मतलब IZ और IL दोनों ही 5 मिली एम्पियर होंगे। तो बेसिकली IZ इज इक्वल टू IL, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन
अभी हमें समझने के लिए ऑप्शन डी को भी समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है और वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन कहता है कि द पावर डिसिपेशन, याद रखना, पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जेनर डायोड। तो जेनर डायोड में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना, जेनर डायोड में कितना हो रहा है, ना कि लोड रेजिस्टेंस में। अगर लोड रेजिस्टेंस में पूछता तो अलग केस हो जाता। तो जैसे कि उसने जेनर डायोड में पूछा है तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी वी इन को 20 वोल्ट दे रखा है और रेजिस्टेंस को 10 किलो ओम दे रखा है। तो अगर हम वी इन को 10 वोल्ट रखेंगे तो हमारा जो करंट आएगा वो 10 मिली एम्पियर आएगा। लोड रेजिस्टेंस को अगर हम रखेंगे 10 किलो ओम तो हमारा जो लोड करंट आएगा वो 1 मिली एम्पियर आएगा। तो लोड करंट 1 मिली एम्पियर, लोड रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, उससे हम पावर निकाल सकते हैं। लोड पर कितनी आएगी पावर, आई स्क्वायर आर। तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 वॉट, जिसे आप 100 मिली वॉट भी कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आया 100 मिली वॉट। इसे देख के आप खुश हो सकते हैं और सीधा ऑप्शन डी को सही लगा सकते हैं कि इसने 100 मिली वॉट दे रखा है, हमारा 100 आ गया। लेकिन ये 100 मिली वॉल्ट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर है, न कि जेनर डायोड के। तो इसका मतलब ये आंसर अभी जेनर का नहीं निकला है। जेनर का अगर निकालना है तो हमें जेनर वोल्टेज और जेनर करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि जेनर करंट हमारे पास है 5 मिली एम्पियर और जेनर वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट, तो जो हमारा पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जेनर डायोड आएगा वो 50 मिली वॉट आएगा। तो आंसर हमारा 50 होना चाहिए था, इसमें 100 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें केवल ऑप्शन सी सही है। ये आप समझ चुके होंगे। इससे आपका पूरा जेनर का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसको आप एक और देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने शंट रेजिस्टेंस, अगर शंट डायोड लगा हुआ है, शंट क्लिपर जिसे हम कह रहे थे, वो हमने डिस्कस किया। आज हम शंट और सीरीज दोनों क्लिपर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सो देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम जिसमें हमें एक डायोड सीरीज में लगा रखा है, ये सिंपल सीरीज है। सिंपल का मतलब हम लोग अलग से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक डायोड लगा है इनपुट वोल्टेज के अक्रॉस, एक रेजिस्टेंस आर है और हम आउटपुट पे वोल्टेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि इनपुट के जो साइड में, इनपुट के जो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड में टर्मिनल है वो एन टर्मिनल है और दूसरी साइड में पी टर्मिनल है, तो अगर हमारा वोल्टेज पॉजिटिव होगा, वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब एन की तरफ पॉजिटिव लगाया, तो हमारा जो डायोड है वो रिवर्स वाइज्ड हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट की तरफ कोई वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमारा वोल्टेज 0 से कम होगा तब हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट होगा या फिर फॉरवर्ड वाइज होगा, तब हमें आउटपुट पर इनपुट के बराबर वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक साइनोसॉइडल इनपुट वेव दी गई है। तो अगर वो 0 से ज़्यादा है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा, लेकिन अगर वो 0 से कम है तो आउटपुट हमें एग्जैक्टली इनपुट के बराबर मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि इसने पॉजिटिव जो वोल्टेज थी या फिर पॉजिटिव जो वेव फॉर्म थी उसको क्लिप करके हटा दिया, केवल नेगेटिव को रखा। इसी का दूसरा आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लिपर, अगर हम डायोड की पोलरिटी चेंज कर दें तो अभी क्या होना, अभी हमने पी टर्मिनल की तरफ वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, पी टर्मिनल में हमने इनपुट को अप्लाई किया है। तो अब जब पॉजिटिव वोल्टेज होगी तब हमारा डायोड फॉरवर्ड होगा और जब नेगेटिव वोल्टेज होगी तब हमारा डायोड रिवर्स होगा। तो जो ऊपर की कंडीशन थी वो नेगेटिव, इस डायोड की पोलरिटी चेंज करने से एग्जैक्टली चेंज हो जाएगी। तो पॉजिटिव वोल्टेज के अक्रॉस तो आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज के अक्रॉस आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि इसने नेगेटिव वोल्टेज को क्लिप आउट कर दिया है, हटा दिया है। अब अगर हम इस डायोड के साथ में कोई वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट कर देते, जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो वोल्टेज के हिसाब से भी आपको वो चेंज चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर वोल्टेज से कितना इनपुट ज़्यादा है या फिर उस पर्टिकुलर वोल्टेज से कितना इनपुट कम है। तो उस वोल्टेज के लेवल के हिसाब से हमारा आउटपुट और का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो शिफ्ट हो जाएगी। जैसा कि हम फर्स्ट अगर पॉजिटिव वाले केस में अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी इनपुट वोल्टेज VI प्लस V ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वो VI से कम रहने पर हमारा डायोड फॉरवर्ड होगा और VI से जैसे ही आप ज़्यादा हो तो हमारा डायोड रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें इस तरीके से, ये हमने VI ड्रॉ कर दिया। तो इससे नीचे अगर आप हो तब तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, अगर इससे आप ऊपर हो तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, वो क्लिप आउट हो जाएगा। ये V है
तो क्लिप आउट हो जाएगा, तो इसलिए आप आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो इस तरीके से आएगी, जैसा इस लाइन के नीचे का आपको वेव फॉर्म दिख रहा है एग्जैक्टली वही आउटपुट पे मिल जाएगा। सेकंड केस में देखेंगे तो हमने क्या किया, डायोड की वोल्टेज की पोलरिटी को चेंज किया, तब जो वोल्टेज है अब वो हमें नीचे शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब हमें उस वोल्टेज से नीचे कुछ नहीं मिलेगा, उसके ऊपर हमें आउटपुट मिलता रहेगा, तो हमारी वेव फॉर्म इस तरीके से आएगी। आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में हम सीरीज क्लिपर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।